नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल दृश्यम आईएएस पर एक बार फिर से आपके सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने पिछले सेशन में प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनको मैंने पूरी तरह से करा दिया था, जिसमें साहित्यिक स्रोत हैं, उसके अलावा पुरातात्विक स्रोत, इन दोनों को ही अच्छे से बताया। और अब आज के सेशन में हम उससे आए हुए PYQs और जो प्रश्न बन सकते हैं, कुछ संभावित प्रश्न, इन दोनों को देख लेते हैं। सेशन बहुत ही छोटा होने वाला है, बट जो प्रश्न इसमें हल किए जाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो आप लोग सेशन को पूरा देखिएगा। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है, कहां मिलता है ये बताना है आप लोगों को। अथर्ववेद, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, अर्थशास्त्र। तो अथर्ववेद में सबसे पहले इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद, ये ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, इन सब में नहीं मिलता, सबसे पहले इसमें मिलता है। अगला प्रश्न, ये आया हुआ प्रश्न था। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है, यह कथन किसका है? तो यह कथन EH कार्य का है, इतिहासकार हैं ये, जिनका ये कथन है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का संवाद है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ह्वेनसांग एवं चीनियों ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ह्वेनसांग और इसके अलावा जो चीनी यात्री भारत आए थे, उन्होंने भारत के लिए किन शब्द का प्रयोग किया है? चिंतु, यिंतु, तिओनघोवा, वकोकू। तो दोस्तों यिंतु शब्द का प्रयोग किया है। यह भी आया हुआ प्रश्न है यूपी में, यूपी PCS में पूछा गया है ये। ह्वेनसांग एवं चीनियों ने भारत के लिए यिंतु शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम हिंदुस्तान नाम से भारत का उल्लेख कहां मिलता है? बेहिस्तून अभिलेख है, B बोगज का अभिलेख, C नक से रुस्तम अभिलेख, D शरेकुन अभिलेख। तो ये जो नक से रुस्तम अभिलेख है, इसमें सर्वप्रथम हिंदुस्तान का उल्लेख मिलता है। ये ईरान के शासक थे, शाह प्रथम, उनका अभिलेख है ये। 232 ईस्वी का अभिलेख है, जिसमें सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख मिलता है। हिंदुस्तान शब्द, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है। नक से रुस्तम अभिलेख, इसमें हिंदुस्तान शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। किसका है ये? तो ईरान के शासक शाह प्रथम का। आंध्र का एक जाति के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? आंध्र का एक जाति के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? आंध्र ये क्षेत्र है जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश जाना जाता है। सातवाहनों का क्षेत्र था, सातवाहनों का वहां शासन था। बट अगर कहा जाए कि आंध्र का एक जाति के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण ही किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का। ऋग्वेद का यह ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें सबसे पहले आंध्र का एक जाति के रूप में उल्लेख है। दोस्तों मैंने यह भी बताया था कि कौशितकी जो है, यह भी ऋग्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय एवं कौशितकी दोनों ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, पर ये दोनों ही यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम आंध्र का एक जाति के रूप में उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं। आयुर्वेद किसका उपवेद है? आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो यह ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद ऋग्वेद का है। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसे धनुर्वेद बोलते हैं, यह भी देख लेते हैं। तो ये इसका सही हो जाएगा। सामवेद का है उपवेद, उसे गंधर्ववेद बोलते हैं। इसी तरह से अथर्ववेद का जो उपवेद है उसे शिल्पवेद बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद का आयुर्वेद हो गया, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद है उपवेद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में असिकनी किस नदी का नाम था? असिकनी, तो दोस्तों असिकनी जो है ये चिनाब नदी का नाम था। ब्यास का था विपाशा, रावी का था परुषड़ी, ये सब वैदिक कालीन के नाम थे। चिनाब का सिकनी हो गया, सतलुज का सतुदी, सतुद्री,
ये सतलज का नाम था, सतलुज का नाम था। चिनाब का था असिकनी, जैसा कि मैंने बताया, असिकनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो कल्पित है वह भारत देश है, यह कथन कहां वर्णित है? जब इतिहास का स्रोत मैं पढ़ा रहा था, विश्व पुराण का जब मैंने जिक्र किया था, उस दौरान मैंने इस कथन का उल्लेख भी किया था। तो ये जो कथन है वो विष्णु पुराण में मिलता है। समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो कल्पित है वह भारत है। इस तरह से भारत नाम का, भारतवर्ष का ये प्राचीनतम उल्लेख है विष्णु पुराण में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार नहीं है। देखिए 4 नाम दिए गए हैं, विश्वरूप, अपरार्क, विज्ञानेश्वर, कुल्लूक भट्ट। तो विश्वरूप, अपरार्क, विज्ञानेश्वर ये तीनों जो है याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं, तीनों का ही नाम मिलता है। लेकिन जो कुल्लूक भट्ट हैं ये मेधातिथि के टीकाकार, मनुस्मृति के टीकाकार हैं, मनुस्मृति के टीकाकार हैं, और मेधातिथि नाम से लिखा है इन्होंने, मेधातिथि नाम से लिखा है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंबन का रामायण किस भाषा का क्लासिकल साहित्य है? कंबन का जो रामायण है किस भाषा का क्लासिकल साहित्य है? इसको भी मैंने स्रोत में बताया था जब पढ़ा रहे थे। तो ये तमिल भाषा में है। कंबन का जो रामायण है ये तमिल भाषा में लिखा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पुस्तक दी वंडर दैट वाज इंडिया के रचनाकार, पुस्तक है ये दी वंडर दैट वाज इंडिया, दी वंडर दैट वाज इंडिया। इसके जो रचनाकार हैं वो एल बॉशम है। ये पूछा गया है प्रश्न। बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो जो पश्चिमी इतिहासकार थे, साम्राज्यवादी इतिहासकार, इन्होंने प्राचीन भारत की छवि बहुत खराब प्रस्तुत की थी कि ये भारत तो यहाँ पे ज्ञान विज्ञान में काफी पिछड़ा था, राष्ट्र की संकल्पना नहीं थी। तो उस डैमेज कंट्रोल के लिए इन्होंने भारत की संस्कृति के जो अच्छे मूल्य थे, जो ज्ञान विज्ञान की जो उन्नति थी, उन सबको रेखांकित किया है इस पुस्तक में। अगला प्रश्न देखते हैं। कायस्थों का सर्वप्रथम एक जाति के रूप में उल्लेख कहां हुआ है? तो कायस्थों का एक जाति के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ है। ये स्मृति जो है वो गुप्तकालीन मानी जाती है। इसी में सर्वप्रथम कहां से आ गई, एक जाति के रूप में उल्लेख हुआ है इसका याज्ञवल्क्य स्मृति में। महापाषाण संस्कृति संबंध है, महापाषाण संस्कृति का संबंध जो है वो है तांबे से, कांस्य से, पीतल से, तो लोह से। तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो लोहा से है, महापाषाण संस्कृति का। क्योंकि जब दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति थी, उस समय भारत में लोहे का आविष्कार हो चुका था। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का वो समय था। तो उस आधार पर इसकी साम्यता हम लौह काल से स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक माना जाता है, भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक माना जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को, मार्टिमर व्हीलर, सी है जॉन मार्शल, ए कनिंघम। तो दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले पल्लवरम में, तमिलनाडु के पल्लवरम में हैंडेक्स की खोज की थी, जो कि पूरा पाषाणकालीन उपकरण था, कुल्हाड़ी जिसे बोलेंगे हिंदी, पूरा पाषाण पूरा पाषाणकालीन। हैंडेक्स हस्त कुठार कब किया था?
तो 1832 में। ठीक, इसी वजह से इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी, हर्ष दिया गया है, मालविकाग्निमित्र कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, सौंदरनंद अश्वघोष। तो कर्पूर मंजरी जो है ये राजशेखर का लिखा है, हर्ष ने नहीं लिखा है इसे, राजशेखर। ये गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल और महिपाल के दरबार में थे। गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल और महिपाल के दरबार में थे। बाद में ये कलचुरी शासक युवराज प्रथम के दरबार में चले गए थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के दरबार को छोड़ के। तो इन्होंने ही लिखा है कर्पूर मंजरी, राजशेखर ने। बाकी मालविकाग्निमित्र कालिदास का है, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त का है, सौंदरानंद अश्वघोष का है, तीनों सही। बाकी किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की? दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी आर्यभट्ट ने। इन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था, शून्य का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। और इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी हमारी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी इन्होंने ही बताया था, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में कालिदास का नामोल्लेख हुआ है? कालिदास का नामोल्लेख जो हुआ है वो रविकीर्त के एहोल अभिलेख में हुआ है। रविकीर्त ये पुलकेशिन द्वितीय के समय का था। इसका जो अभिलेख था एहोल अभिलेख, उसमें जो है इसने अपने आप को कालिदास एवं भारवी दोनों का उल्लेख है, कालिदास एवं भारवी इन दोनों के समान बताया है, स्वयं का गुणगान कर रहा है ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ हेनसांग हुइली सही है, हेनसांग की जीवनी को इन्होंने ही लिखा है। द नेचुरल हिस्ट्री, द नेचुरल हिस्ट्री जो है इसको प्लिनी ने लिखा है, टालमी ने नहीं। ये प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। बाकी द हिस्टोरिकल फिलिपिकल पाइमपेकस्टोगस ये भी सही है। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस ये भी ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से जाना जाता है। प्रिंस इसका मतलब हुआ हिंदी में यात्रियों का राजकुमार। तो हम किसे मानेंगे दोस्तों? हेनसांग। हेनसांग इतने लंबे समय तक भारत रहा, उसने लगभग 16 सालों तक भारत में रह के विभिन्न राज्यों शहरों की यात्रा की। बहुत सारे उन्होंने यात्रा विवरण लिखे अपने, पाटलिपुत्र, वाराणसी, इन सब नगरों का उसने उल्लेख किया। इसे ही हम प्राचीन काल में यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, हेनसांग को। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से, अर्थशास्त्र, राज्य कार्य पद्धति से। इसमें देखिएगा कंफ्यूजन हो सकता है समाज कार्य, समाज व्यवस्था और कानून से, क्योंकि ये भी लग सकता है लोगों को ये कानून, क्योंकि इसमें समाज की व्यवस्था से संबंधित विधान दिए गए हैं कि विभिन्न वर्णों के लिए क्या व्यवस्था है, स्त्रियों का क्या उनका समाज में वो होना चाहिए, उनका विधान क्या होना चाहिए उनके जीवन का, ये सारी बातें दी गई हैं। लेकिन मुख्यतः है तो ये समाज व्यवस्था से ही संबंधित, क्योंकि इसमें विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए समाज में उनके वो समाज में कैसे संचालित होंगे, उनका जीवन कैसा होगा, समाज में किन नियमों परंपराओं का पालन करेंगे, ये व्यवस्था बेसिकली मनुस्मृति में इसका वर्णन किया गया। तो ये समाज व्यवस्था से ही संबंधित माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, पूछा भी गया है ये। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। तांड षड्विश है, ये गलत लिखा है, षड्विश, जैमिनीय, शतपथ। तो ये शतपथ जो है यजुर्वेद का है।
बाकी तांड, सर्विस और जैमिनी ये तीनों ही सामवेद का है, ये तीनों ही सामवेद का है। शतपथ जो है वो यजुर्वेद का है, ब्राह्मण ग्रंथ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सैंधव सभ्यता के समकालीन थी? कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सैंधव सभ्यता के समकालीन थी? मिस्र की, सुमेर की, मेसोपोटामिया की। तो दोस्तों ये तीनों ही सभ्यताएं जो हैं इसके समकालीन थी, सैंधव सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता के तीनों ही समकालीन थी। भारत का मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापारिक संबंध भी था, जिसमें मेसोपोटामिया से संबंध उसका सर्वाधिक था। बहुत सारी हमारी मोहरें मेसोपोटामिया में मिली हैं। मेसोपोटामिया की बहुत सारे मोहरें उन भारत के सैंधव सभ्यता के स्थलों से, बंदरगाहों से मिले हैं, तो स्पष्ट व्यापारिक संबंध दिखाई देता है। इसके अलावा ये सुमेर, ये मिस्र की सभ्यता थी, इसका भी व्यापारिक संबंध सिंधु सभ्यता से था, हड़प्पा की सभ्यता से था। सॉरी, मिस्र की सभ्यता यहां पे। सुमेर तो ये चाइना की हो गई, ये जो है चाइना की हो गई। इसका जो क्षेत्र था वो चीन का क्षेत्र था। तो मिस्र की जो सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, इन दोनों से तो भारत का व्यापारिक संबंध था, लेकिन जो ये सुमेर की सभ्यता थी चीन रीजन की, इससे भारत का कोई व्यापारिक संबंध नहीं था, पर काल तीनों का वही था। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत। तो दोस्तों ये नाम महाभारत का है, सतसहस्त्री संहिता, इसी को जय संहिता भी बोलते हैं। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? माधव स्वरूप वत्स, बी है एच डी संकालिया, सी वीसी वाकंकर, डी वीएन मिश्र। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा वीसी वाकंकर, वीएस वाकंकर। वीएस वाकंकर ने सबसे पहले भीमबेटका की गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के आधार पे उस काल की दशा का वर्णन किया। जो भीमबेटका की गुफा है ये मध्यपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण, उच्चपुरा, निम्नपुरा, तीनों से ही संबंधित मानी जाती है। तो एक बार प्रश्न आया था यूपी में जिसमें निम्नपुरा पाषाण काल ऑप्शन था, तो निम्नपुरा पाषाण काल के भी शैल चित्र मिले हैं भीमबेटका में, और उच्चपुरा और मध्यपुरा पाषाण काल के भी। ठीक, तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा दिया। अब आगे इसके भारत का जो स्टोन एज है, पाषाण काल, जहां से मानव एक तरह से जंगलों में रहते हुए मानव फिर जंगलों से अलग होकर एक विकास की जो धारा पकड़ता है और आगे बढ़ते हुए वो आज चांद तक पहुंच चुका है। तो इस पूरी विकास यात्रा की जो शुरुआत होती है वो पाषाण काल से होती है, स्टोन एज से होती है। इसी स्टोन एज में आदि मानव से लेके आधुनिक होमोसोपियंस मानव का विकास होता है, और होमोसोपियंस मानव के विकास के बाद मानव जो विकास की गति पकड़ता है वो आज बहुत आगे निकल चुका है, और आज भी वो चांद ही क्या, वो चांद के पार जाने की भी तैयारी कर रहा है। तो उस इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, और निरंतरता और परिवर्तन जो इतिहास का क्रम होता है, इससे पाषाण काल से आगे बढ़ते हुए कहाँ कहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, कहाँ कहाँ पे संस्कृति और सभ्यताएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं, इन सबको हम एक एक चैप्टर में पढ़ते हुए देखेंगे आगे। धन्यवाद।